यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 ज्योग्राफी पार्ट फिफ्थ समुद्र विज्ञान एवं महाद्वीपीय विस्थापन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रवि किशोर एकेडमी में। अगर आपका लक्ष्य यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 में 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर करना है तो याद रखिए भूगोल के ये सवाल आपकी परीक्षा में सीधे छपने वाले हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज के इस एक सेशन में हम समुद्र विज्ञान और पेंजीय सिद्धांत के वो 30 ब्रह्मास्त्र प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो आयोग बार बार पूछता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCLOS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सुनिए, UNCLOS यानी कि यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी को 1982 में अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा को भूगोल की भाषा में क्या कहा जाता है? अब देखो टेढ़ा मेढ़ा तट कैसा, जैसे हमारा ये भारत है ना, ऐसा ये है तो ये टेढ़े मेढ़े है ना, ये कुछ यहाँ पे भी कटा छटा होगा, तो इसके लिए एक सीधी रेखा बनाई गई है ऐसे करके। तो उस सीधी रेखा को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है सिंपली यहाँ पर। तो वो सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? आधार रेखा यानी कि बेस लाइन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा यानी कि बेसलाइन के मध्य स्थित सागरीय जल को क्या कहा जाता है? अब देखो जैसे ये अपना भारत है और ये अपना ये बेसलाइन, तो इसके बीच में जो पानी है ना, जो सागर है, उसको क्या कहा जाता है? तो देखो इसका राइट आंसर बताओ भाई क्या होगा। देखो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखो सुनो, तट के मुख्य भूभाग और आधार रेखा के बीच मौजूद जो जल क्षेत्र है ना, यानी कि उसको जल क्षेत्र को आंतरिक जल, और हम उसे इंटरनल वाटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा एकदम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, एक नॉटिकल मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? समुद्र में नॉटिकल मील हम इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र की दूरी मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है, और एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर का लगभग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि एक फैदम में कितने फीट होते हैं? तो 6 फीट होते हैं। सिंपली एक फैदम जल की गहराई मापने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। जल की गहराई मापने का एक मानक है जो 6 फीट यानी कि 1.8288 मीटर के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 फीट। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, समुद्र की गहराई मापने के लिए हम निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो अभी भी बताया, समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फैदम इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय समुद्री सीमा को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो ऐसा है ना कि जैसे ये अपना भारत है और इसको देखो ऐसे करके ठीक है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कुल कितने भागों में बांटा गया है? देखो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो कानून के तहत भारत की समुद्री सीमा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखो पहली है प्रादेशिक जल सीमा, दूसरी है संलग्न क्षेत्र, और तीसरा है अन्य आर्थिक क्षेत्र। तो 3 भाग हो जाएंगे, इसका राइट आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की प्रादेशिक जल सीमा ठीक है आधार रेखा से कितनी दूर है? जो प्रादेशिक है ना, वो आधार रेखा से कितनी दूर है? अब ये देखो, ये हो गया भारत और ये हो गया आधार रेखा। ठीक है, और प्रादेशिक जल सीमा तो कितनी दूर हो जाएगी आधार रेखा से? आधार रेखा से हम ऐसे करके लंबाई ऐसे करके नापेंगे, तो वो कितनी दूर है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा 12 नॉटिकल मील। प्रादेशिक जल सीमा की दूरी आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूर है। ये 12 नॉटिकल मील हो जाएंगे और यहाँ पर जाकर वो होगी। ठीक है, इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत को अपने प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र में किस प्रकार का अधिकार प्राप्त है?
तो देखो, प्रादेशिक जल सीमा में देश को मुख्य भूमि की तरह ही संसाधन के दोहन का संपूर्ण एवं संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो सभी प्रकार के संसाधन के दोहन एवं देवन का पूर्ण अधिकार, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है अवच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल। ठीक है, ये दूसरा वाला होता है, आधार रेखा से कितनी दूर फैला हुआ है। तो ये आधार रेखा से कितनी दूर फैला है, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील दूर फैला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत को संलग्न क्षेत्र में प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर सुनिए, संलग्न क्षेत्र में तटीय राज्य की को जो सीमा शुल्क है ना, वसूली, वित्तीय अधिकार और पर्यावरण यानी कि साफ सफाई की जिम्मेदारी का अधिकार प्राप्त है। तो इसमें आपका सभी हो जाएंगे, सारे ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि लास्ट वाला आधार रेखा से कितनी दूर तक फैला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अन्य आर्थिक क्षेत्र इसे EEZ भी कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ की सीमा आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर तक फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत को अन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां करने का अधिकार प्राप्त है। अब उसमें उस क्षेत्र में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो EEZ में वैज्ञानिक अनुसंधान, प्राकृतिक संसाधन, मछली पकड़ना, तेल व खनिज का दोहन करना और नए कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है 200 नॉटिकल मील के बाद का सागरीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। तो 200 नॉटिकल मील के बाद का सागरीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। भाई सारी सीमाएं खत्म हो गई, तो सारी सीमाएं, बिल्कुल सारी सीमाएं ऐसे करके खत्म हो गई, तो उसके बाद जो बचा है ना वो सागरीय क्षेत्र, वो किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर बताइए आप। देखो, EEZ यानी कि 200 नॉटिकल मील के पार के अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र को उच्च सागर या हाई सीज कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अब यहाँ पे हाई सी यानी कि उच्च सागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो उच्च सागर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र होता है जहाँ किसी एक देश का एकाधिकार नहीं होता है, बल्कि सभी देश के समान अधिकार लागू होते हैं। तो इस पर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर बी, इस पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 16, क्वेश्चन नंबर 16 है प्राचीन काल में आपस में जुड़े हुए समस्त महाद्वीप भूभाग को एक नया नाम दिया गया। देखो यहाँ तक वो चीज़ खत्म हो गई। ठीक है, अब एक नया है कि प्राचीन काल में जैसे 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 हमारे जो द्वीप हैं वो जुड़े और अलग हुए, जुड़े थे अलग हुए, तो वो क्या क्या नाम पड़े, तो उसकी बात हो गई है। तो जुड़े हुए थे सभी, तो तब क्या कहा जाता था। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के अनुसार विशाल एकीकृत स्थलखंड को पेंजिया नाम दिया गया था। तो ये हमारा पेंजिया, सबसे पहले जो हमारे जैसे अलग अलग है ना सारे कॉन्टिनेंट, वो अलग नहीं थे, एक ही था पूरा, वो था पेंजिया। ठीक है, अभी आप देखोगे एशिया अलग है, यूरोप अलग है, तो पहले ऐसा नहीं था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन काल में पेंजिया के चारों ओर फैले विशाल महासागर को क्या कहा जाता था। तो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर पेंजिया है, पेंजिया के बाद जो भी विशाल महासागर है तो उसको क्या कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, पेंजिया को घेरने वाले प्राचीन विशाल महासागर को पैंथालासा कहा जाता था। ठीक है, तो वो बीच में हो गया पेंजिया और चारों तरफ फैला हुआ जो जगह है महासागर है उसको पैंथालासा बोलते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया महाद्वीप मुख्य रूप से कितने भागों में टूटा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा राइट आंसर।
देखो, कार्बोनिफेरस काल के दौरान पेंजिया मुख्य रूप से दो बड़े भूभाग उत्तरी और दक्षिणी भाग में टूटा। तो पहले वो पेंजिया जो था वो दो भाग में टूट गया, ठीक है, ये पृथ्वी और ये पेंजिया। तो एक हिस्सा ऊपर हो गया, एक हिस्सा नीचे हो गया, दो भाग में टूट गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। पेंजिया के उत्तरी ओर टूटे हुए भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो वो ऊपर का जो भाग था ऊपर वाला, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, पेंजिया का उत्तरी भाग लॉरेशिया या अंगारा लैंड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, पेंजिया के दक्षिणी ओर टूटे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी, ये हो गया पेंजिया, उत्तरी भाग आपने समझ लिया अंगारा लैंड, ठीक है, और नीचे भाग को टूटा हुआ उसको क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पेंजिया का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के ही तो हम, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हमारा भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 है, लॉरेशिया यानी कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में कौन सा सागर स्थित था? तो वो जब अलग अलग हो गए तो उसके बीच में कौन सा सागर स्थित था? तो पेंजिया का विखंडन प्राथमिक रूप से कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अच्छा, उत्तरी जो अंगारा लैंड है और दक्षिणी गोंडवाना लैंड है, इसके जो भूभाग के बीच में उथले सागर को टेथिस सागर कहा जाता है। क्या? टेथिस सागर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अब हम पढ़ेंगे 22। पेंजिया का विभाजन किस भूवैज्ञानिक युग में प्रारंभ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनिफेरस, ठीक है, कार्बोनिफेरस का राइट आंसर हो जाएगा। 23, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप प्राचीन अंगारा लैंड का भाग था? तो कौन सा ऐसा महाद्वीप था? तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, भारतीय प्रायद्वीप को छोड़कर सभी प्राचीन अंगारा लैंड के भाग थे। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? देखो, यूरोप जो था ना वो प्राचीन अंगारा लैंड का हिस्सा था, न कि गोंडवाना लैंड का। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 24 का? डी। ठीक है, इसके बाद है 25। भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस प्राचीन भूभाग का अंश है? तो भारतीय जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी था। तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद है 26। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप प्राचीन समय में किस महाद्वीप के भाग थे? तो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विशाल हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस प्राचीन सागर या भूसन्निध के स्थान पर हुई है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27। जहाँ आज हिमालय स्थित है वहाँ प्राचीन काल में 33 भूसागर, ठीक है, वो विद्यमान था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का हो जाएगा ए। हिमालय का जन्म निम्नलिखित में से किस से माना जाता है? तो हिमालय का जन्म किस से माना जाता है? 33 भूसन्निध के अवसादों के जमाव और वलन के कारण ही तो हिमालय का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे हिमालय का पालना या फिर जन्मस्थल भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नदियाँ अपने साथ कंकड़, मिट्टी, रेत, बजरी आदि बहाकर लाती हैं। इन्हें भूगोल में क्या कहा जाता है? तो इन्हें अवसाद कहा जाता है। नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़, बालू, मिट्टी आदि के निक्षेपों को अवसाद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 30 हिमालय निर्माण के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए।
तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की नदियों ने तैतीस सागर में अवसाद जमा किए और बाद में गर्भीय हलचलों के कारण हुए वलन से ही तो हिमालय का पर्वत बना है ना, हिमालय पर्वत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए और बी दोनों हो जाएंगे करेक्ट। तो ये थे 30 क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो आपके लिए, इसका आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में।